हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। बच्चों, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो यहाँ से आप मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग आज का जो न्यू सेशन है वो हम लोग हिस्ट्री का सेशन का प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग इससे पहले क्या क्या अध्ययन किए हैं तो सिविक्स पूरा हम लोग इसमें पूरा विस्तार से हम लोग पढ़े हैं। ज्योग्राफी का हम लोग बहुत ही विस्तार से लेक्चर किए हैं। ठीक है, आज से हम सबका जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है वो है हिस्ट्री का, क्लास 10 हिस्ट्री का, और शाम 4 बजे इकोनॉमिक्स का आपको क्लास मिलेगा। ठीक है, क्लास 10 का हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का आपको आज से क्लास मिलेगा। इससे पहले सिविक्स और ज्योग्राफी हो चुका है। ठीक है, अगले मंडे से आपको हिंदी का भी क्लास और इंग्लिश का क्लास और संस्कृत का, इन तीनों सब्जेक्ट का आपको लगातार मिल जाएगा। तो आपको इस चैनल पे पूरा बोर्ड एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। ठीक है, वो भी एक बेहतर मार्गदर्शक के साथ, एक बेहतर नोट्स के साथ, क्योंकि आइकॉनिक स्टूडेंट्स का एक ही उद्देश्य है कि बोर्ड एग्ज़ाम अब क्या होगा, आसान होगा। बोर्ड एग्ज़ाम का अब कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा। बच्चे बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बोर्ड एग्ज़ाम को बहुत बड़ा एग्ज़ाम, बहुत बड़ा पर्पस मानकर बैठ जाते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम है। कोई बड़ी बात नहीं है, बोर्ड एग्ज़ाम है, ये हंसते खेलते क्या बीत जाएगा, साल बीत जाएगा और एग्ज़ाम आपका बीत जाएगा और अच्छा मार्क्स के साथ बीतेगा। क्योंकि आइकॉनिक स्टूडेंट्स निरंतर प्रयास कर रहा है कि एक बेहतर स्टडी मटेरियल के साथ आपको बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी करना जाए, और साथ ही साथ आपको नोट्स भी अवेलेबल करवा रहा है। आइकॉनिक स्टूडेंट्स आपको क्या करवा रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नोट्स तक अवेलेबल करवा रहा है, वो भी फ्री निःशुल्क आपको करवा रहा है। तो आप इसके साथ बने रहिए और भरोसा कीजिए, आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर होने वाला है। इसी के साथ हम लोग आज का नया जो हम लोग का सब्जेक्ट है वह स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला जो हिस्ट्री के अंतर्गत जो चैप्टर है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत फेमस यह चैप्टर है, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग बहुत ही विस्तार से और आराम से समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, कितना भी पार्ट में हो, लेकिन इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये सब कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जहाँ से क्वेश्चन स्किप होने की कोई संभावना ही नहीं है। 100% आना ही आना है, लिख कर ले लो, और आता भी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि हम लोग यूरोप के राष्ट्रवाद का अध्ययन आज करने वाले हैं। तो क्या हमें यूरोप जो है इसके बारे में मुझे पता है? बताइए आप लोग, किसी को भी आप लोग ये सोचिए कि क्या हम लोग यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं तो यूरोप जो है वो मुझे पता है, ये शब्द आप लोग सोचिए। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि यूरोप का राष्ट्रवाद का विकास जो है, तो उससे पहले आप ये बताइए कि यूरोप क्या है। तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि जो यूरोप है वह क्या है, एक महाद्वीप है। ठीक है, हमारे जो पृथ्वी हैं, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी लगेगा, थोड़ा टाइप लगेगा, समझिएगा। बहुत यहाँ पे बेसिक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिए। तो जो हमारा पृथ्वी है, ठीक है ना, इस पृथ्वी को 7 भागों में विभाजित किया गया है। इस पूरे पृथ्वी के भूभाग को 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। आप सबको पता है कि पृथ्वी पे क्या है, 71% के आसपास क्या है, तो जल है, सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आज जान जाइए कि पूरे पृथ्वी पे लगभग 71% के आसपास क्या है, वाटर है। शेष बचे भाग पे क्या करती है, तो जीवन निर्वाह करती है। कोई समस्या? इन शेष बचे भागों को 7 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जिसमें एक भाग यूरोप है। ठीक है, 7 भागों का अगर नाम आपको जानना चाहें तो पहला है एशिया महाद्वीप, दूसरा है यूरोप महाद्वीप, तीसरा है ब्राज़ील नहीं, अफ्रीका महाद्वीप, चौथा है दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, ओशियान जिसे ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। ठीक है, ये 7 महाद्वीप में क्या है, बटा हुआ है, और इस महाद्वीप के अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे
इन यूरोप के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यूरोप के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसके अंतर्गत काफ़ी देशों में क्या हुआ, आंदोलन हुआ, राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। इस चैप्टर में हम लोग ये समझने वाले हैं। कोई दिक्कत? आप समझ गए कि यूरोप क्या है? तो यूरोप एक महाद्वीप है जिसके अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि हम लोग किस महाद्वीप में रहते हैं, तो याद रखिएगा हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं। ठीक है, एशिया। थोड़ा ये सब नॉलेज रखना ज़रूरी है। थोड़ा आपको लग रहा होगा कि सर पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री और बात कर रहे हैं ज्योग्राफी का, तो थोड़ा हम बेसिक आपको समझ देने का प्रयास कर रहे थे। चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो राष्ट्रवाद, सबसे पहले हमारे सामने ये प्रश्न उठता है, राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद की हम लोग बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रवाद ये शब्द क्या है? हम लोग इसके पीछे थोड़ा बात करेंगे कि ये जो शब्द है, ये शब्द क्या है? राष्ट्रवाद किसे कहते हैं हम लोग? राष्ट्रवाद समझते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, समझिएगा, भावना बोल रहा है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष संस्कृति, सामाजिक तथा भौगोलिक परिवेश में रहने वाले लोगों की क्या करती है? एकता की भावना को जागृत करती है। कोई समस्या? उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर हम समझाने का प्रयास करते हैं कि राष्ट्रवाद की जो भावना है वो एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष का बात कर रहा है, किसी विशेष संस्कृति की, समाज की और भौगोलिक प्रदेश, सबसे इम्पोर्टेंट, में रहने वाले लोगों के बीच क्या करती है? एकता की भावना को क्या करती है? उत्पन्न करती है। मानकर चलिए, अगर एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाना चाहें तो मानकर चलिए आप भारत देश के नागरिक हैं। ठीक है, कोई समस्या? भारत देश के नागरिक हैं तो यहाँ पे अनेकों प्रकार के लोग रहते हैं। कि आपको पता होना चाहिए कि भारत जो देश है यह क्या है? विविधताएं हैं, इसमें विविधताएं हैं, इसमें अनेकों प्रकार के लोग हैं, अनेकों प्रकार की संस्कृतियाँ हैं। कोई पंजाबी है, कोई मराठी है, कोई गुजराती है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, अलग अलग प्रकार के, कोई क्रिश्चियन है, सब कुछ है यहाँ पे, सब मिला जुला है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बात कर रहा है। लेकिन सांस्कृतिक व सामाजिक, लेकिन जब भौगोलिक परिवेश की बात आए, जब मानकर चलिए यहाँ पे कोई अगला कोई देश है, ठीक है, कोई भी देश मानकर चलिए, पाकिस्तान है, चाइना है, कोई भी देश मानकर चलिए, जब ये दूसरा देश हमारे देश पे क्या करती है? किसी भी प्रकार की क्या करती है? क्षति पहुँचाने का प्रयास करता है, तब हम उस समय क्या करेंगे? तो उस समय हमारे जो भी है, हम में से जो भी लोग हैं, जो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग उनकी संस्कृतियाँ हैं, सब कुछ है, हमें पता है। लेकिन अगर कोई हम पे उंगली उठाता है तो उस समय हमारे जो मन में उत्पन्न होती है भावना, ठीक है, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। उसी वक्त क्या होता है? राष्ट्रवाद का जन्म होता है। मतलब कहने का सीधा शब्द है कि मेरे ज़मीन पे, मेरे घर में कोई दूसरा व्यक्ति अगर आंख उठाकर देख ले, कोई दूसरा व्यक्ति मेरे घर के, मेरे परिवार के बारे में कुछ बोल दे, तो उस समय क्या होता है? ना हम ना आप सुन पाएंगे। ठीक है, तो यही हम कहेंगे राष्ट्रवाद। उसी तरह से अगर चाइना का कोई व्यक्ति है, वो आपके भारत देश के बारे में कोई बुराई कर दे, तो जाहिर सी बात है कि आप क्या होंगे? कितना भी आप नहीं कुछ जानते हो, राष्ट्रवाद क्या होता है नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी उस वक्त अगर कोई आपका देश का बुराई करता है, तो चाहे हमारे भारत देश का कोई उद्योगपति, बहुत बड़े व्यक्ति हो, या फिर कोई रिक्शा वाला एक व्यक्ति हो, फिर भी वो क्या करेगा? उस दूसरे देश के जो नागरिक हैं उसका विरोध करेगा। क्यों विरोध करेगा? क्योंकि कोई भी नहीं सुन सकता अपने देश के बारे में बुराई, जिसमें वो रह रहा है, भौगोलिक परिवेश। ठीक है, क्या कर रहा है? भौगोलिक परिवेश में रहने वाले लोगों की एकता की भावना को जागृत करता है। कोई समस्या? हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझा पाएँ राष्ट्रवाद, क्योंकि इस शब्द के बारे में ही पूरा चैप्टर है, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आप राष्ट्रवाद को समझ पाएँ। राष्ट्रवाद क्या कहना चाह रहा है, फिर से हम समझा दें? कोई दिक्कत होगा तो फिर से हम समझा देंगे। सीधे शब्दों में कहिए कि राष्ट्रवाद क्या कहता है। राष्ट्रवाद कह रहा है कि एक भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले सभी व्यक्ति अगर उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का क्या हो, उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की दुविधाएं हो, उस क्षेत्र में रहने वाले किसी भी प्रकार की संकटें हो, उस समय सब व्यक्ति एक हो जाएगा, क्योंकि उसको राष्ट्र से क्या है? प्रेम है, अपने देश से प्रेम है, अपने जगह से प्रेम है। ठीक है, चाहे कोई भी हो, हम भारत के नागरिक हो, पाकिस्तान के कोई नागरिक है, चाइना के नागरिक है, सब इसके लिए अपना राष्ट्र सर्वोपरि है। कोई समस्या? चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्र क्या है?
हम लोग राष्ट्रवाद समझें, अब समझते हैं राष्ट्र है क्या। फिर से एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र एक लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कह रहे हैं। अगर आप अपने एग्जाम में आपको पूछा जाए राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, या फिर आपसे पूछा जाए राष्ट्र क्या है, तो मैं पहले तो हम जो बताए हैं उसको आप अपने शब्दों में लिखिएगा। यहाँ पे अगर आप समझ गए तो उसको अपने शब्दों में लिखिएगा कि राष्ट्रवाद क्या है, तो उसको समझाने का पहले प्रयास कीजिएगा। उसके बाद आप इस बिंदु को जरूर लिखिएगा। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर के माइंड में आपके प्रति सम्मान होगा और आपके प्रति एक अच्छा रुझान होगा, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावनाएं होगी। ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर हम किसी विचारक के बारे में अपने कॉपी में जिक्र करते हैं तो ये आम बात नहीं है। जो पढ़ता है वही जिक्र कर सकता है किसी बड़े विचारक के बारे में, नहीं तो ये सब चीज़ बुक में बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा हट कर लिखिएगा ना, तो सब बच्चा से अगर हट कर लिखते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको संभावनाएँ भी अच्छा होगा और आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, राष्ट्रवाद आप लोग समझ गए, राष्ट्र क्या है समझ गए। राष्ट्र जो जिस जगह पे हम रहते हैं, देखिए यहाँ पे एक इमेज के माध्यम से दर्शाया गया है। अभी हम क्या समझाएं कि हमारे देश में अलग अलग विभिन्नताएं हैं, पंजाबी है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई हिंदू है। लेकिन जब हमारे देश के बीच कोई संकट, कोई समस्या आएगी तो हम सब क्या होंगे, एक होंगे और अपने देश के प्रति क्या करेंगे, अपने देश के प्रति प्यार की भावना रखेंगे और सब एक होकर अपने देश के प्रति क्या करेंगे, अपने देश को बचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अपने देश के लिए हम लोग कुछ भी करने को तैयार होंगे। इसे हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। यही कारण हुआ था जो फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। ठीक है, यही वजह था। कोई समस्या हुई होगी यूरोप में भी, कोई समस्या हुई होगी फ्रांस में भी, उसे हम लोग धीरे धीरे समझेंगे तो अपने आप समझ जाएगा कि राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्र के प्रति प्रेम किस प्रकार से जागृत होती है। समझ लेते हैं। राष्ट्रवाद का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल में हुआ। पुनर्जागरण जो शब्द है इसको हम लोग भी समझते हैं। पुनर्जागरण, देखिए पुनर्जागरण क्या हुआ, मतलब काफ़ी वर्षों से लोग क्या है, सोया हुआ है। सोया हुआ का मतलब नींद से नहीं सोया हुआ है, मतलब वहाँ का शासक, वहाँ का राजा जिस तरह से कानून बना रहे हैं, जिस तरह से शासन कर रहे हैं, उसमें वो लोग क्या कर रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ठीक है, गुलामी का समय है तो गुलामी में चलते जा रहे हैं। तो अचानक जब लोगों के बीच जागृति का भावना उत्पन्न होता है, अचानक जब लोग जाग उठते हैं कि मेरे साथ दुरुपयोग हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, गलत व्यवहार हो रहा है, तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, पुनर्जागरण कहते हैं। मतलब फिर दोबारा से लोग क्या हो गया है, जाग चुका है। ठीक है, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, तो उसे अपने अधिकारों के लिए, इसे हम पुनर्जागरण कहेंगे। कोई समस्या? तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि राष्ट्रवाद का बीजारोपण यूरोप में क्या हुआ था, पुनर्जागरण के काल से ही प्रारंभ हो चुका था। लेकिन 1789 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट है ये डेट, यहीं से होता है सब कुछ चालू। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से इसका उन्नत रूप क्या हुआ, प्रकट हुआ। यूरोप में राष्ट्रीयता का भावना विकास मुख्यतः फ्रांस की राज्य क्रांति से हुई। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावना हुई, यूरोप में जागृति की भावना हुई, राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई, कहाँ से हुई, तो फ्रांस। ये फ्रांस क्या है, तो फ्रांस यूरोप का एक देश है जहाँ से क्या हुआ, तो राष्ट्रवाद का जो भावना है उसका विकास हुआ। राष्ट्रवाद का जन्मदाता हम अगर किसी को कह सकते हैं तो फ्रांस को कह सकते हैं। कोई समस्या? क्रांति, यहाँ शब्द क्रांति शब्द दिया हुआ है। क्रांति शब्द से आप क्या समझते हैं? तो क्रांति वैसा शब्द होता है जो किसी परिवर्तन को लेकर होता है, चेंजेस जी को कह सकते हैं। ठीक है, बहुत दिनों से चला आ रहा है कोई समस्या है या फिर कह रहा है कोई नियम है, उसमें बदलाव करना चाहते हैं, इसे हम लोग क्रांति कहते हैं। ठीक है, विद्रोह कर देना। ठीक है, चेंजेस, परिवर्तन, सीधा शब्द में आप समझिए। आगे चलते हैं तो फ्रांसीसी क्रांति आगे आपके सामने देखिए, इमेज के माध्यम से देखिए क्या है, इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति किस प्रकार से हो रहा है, विद्रोह किया गया है सब लोगों के साथ। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। फ्रांस की क्रांति के अनेक कारण थे, परंतु सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि मध्य वर्ग, यहाँ पर देखिएगा, मध्य वर्ग के लोग
फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था से असंतुष्ट थे। क्या थी? असंतुष्ट थे। किसके प्रति? राजनीतिक व्यवस्था के प्रति। हम क्या बोले, क्रांति कब होता है? जब किसी व्यवस्था से आप संतुष्ट नहीं होते, उसमें परिवर्तन चाहते, उसमें चेंजेस चाहते हैं, तो क्रांति होत का रूप लेता है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे क्रांति का कारण क्या है कि राजनीतिक व्यवस्था से यहाँ के लोग संतुष्ट नहीं थे। यहाँ के जो राजा थे उनके किए गए कार्यों से वहाँ के लोग संतुष्ट नहीं थे। तो यहाँ पे क्या हो गया? फ्रांसीसी क्रांति का उत्पन्न हुआ। मतलब फ्रांस में हुआ तो फ्रांसीसी क्रांति का नाम पड़ा। ठीक है। उस समय सभी लेखक, विचारक, दार्शनिक तथा सभी नेता मध्य वर्ग के क्षेत्र में आते थे। ठीक है। जो अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग थे, दार्शनिक लोग थे, विचारक लोग थे, लेखक थे, ये सब मतलब समझदार लोग थे, जो क्या थे? तो मध्य वर्ग के में आते थे, श्रेणी में आते थे। तो ये लोग ही विद्रोह कर दिए, लोगों को जागृत करने लगे, लोगों को पुनर्जागरण करने लगे। यहाँ पुनर्जागरण का शब्द दिया हुआ है। लोगों को जगाने लगे, सब जगह जा जा कर, मतलब ग्रुप बना बना कर ये लोग क्या करने लगे? सबको बताने लगे कि आपका अधिकार क्या है, आप राजा के प्रति क्या अधिकार है, आप किस प्रकार से इसका विरोध कर सकते हैं। कोई भी अगर आप पे टैक्स लगाया जा रहा है तो आप इसका विरोध किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, इन सभी तरह के बातों को क्या करने लगे? मध्य वर्ग के लोग मतलब सभी वर्ग के लोगों को समझाने लगे, बताने लगे। क्योंकि यह क्या थे? मध्य वर्ग में जो भी लोग थे वो पढ़े लिखे लोग थे, लेखक थे, कोई विचारक थे, कोई दार्शनिक थे, नेता थे, ये लोग थे। तो जाहिर सी बात है ये मानव अधिकार के बारे में जानते होंगे, ये मानव अधिकार से परिचित होंगे, और इनको पता लगा होगा ऐसा कि जो राजा है वो हमारे साथ क्या कर रहा है? मेरे मानव अधिकार का हनन कर रहा है। तो ये लोग क्या करने लगे? ग्रुप बनाने लगे, सब जगह मिल मिलकर सब लोग को इकट्ठा करने लगे। और यही लोग जब पूर्ण जागरण हो गया, जब सब लोग जागृत हो गए, तो फिर फ्रांस का क्रांति जन्म लेता है। ठीक है। इसी वर्ग ने क्रांति का नेतृत्व किया। 1789 से 1815 ईस्वी तक शासन पर मध्य वर्ग के लोग का अधिकार रहा। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको यूरोप में राष्ट्रवाद का यह जो चैप्टर है समझ में आ रहा होगा। देखिए, समझ में आना चाहिए। ये नहीं है कि लेक्चर छोटा है, लेक्चर बड़ा है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको कितना ज़्यादा समझ में आ रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग अगर पीछे की बात करें तो थोड़ा सा हम समझते हैं। ठीक। उसके बाद हम लोग नेपोलियन के बारे में बात करेंगे, नेपोलियन का योगदान। उससे पहले समझते हैं जो फ्रांस में क्रांति हुआ। ठीक है। तो फ्रांस में जो क्रांति हुआ, इससे पहले वहाँ जो शासन था वो क्या था? तो वो राजतंत्र था। क्या था? आपको पता होना चाहिए, राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब क्या है? ये हम सिविक्स में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, बहुत अच्छा से समझाएं। लोकतंत्र और राजतंत्र जब पढ़ रहे थे हम लोग लोकतंत्र की, तो उसमें हम लोग इस चीज़ के बारे में समझे हैं। राजतंत्र होता है तो राजा के द्वारा शासन। ठीक है। राजा के द्वारा जो शासन किया जाता है, राजा वंश के वंशानुगत द्वारा शासन जो किया जाता है, उसे राजतंत्र कहते हैं। इसमें जनता का कोई भागीदारी नहीं होता है। राजा जो चाहेंगे वही करेगा। राजा अगर कानून बना दिया तो वही सही, कोई भी कानून बना दिया तो वही सही है। इसे राजतंत्र कहते हैं। राजा का ही बोलबाला होगा, इसमें जनता का कोई भागीदारी नहीं होगा। यही कारण था। तो यहाँ पे अन्य राजा के द्वारा उस समय वर्तमान में जो राजा थे, याद रखिएगा शासक का नाम, तो लुई 16वां थे। कौन थे बाबू? लुई 16वां। ठीक है। यह क्या थे? उस समय शासक थे। कहाँ के? फ्रांस के। फ्रांस के जो शासक थे लुई 16वां थे। ये बहुत ही क्या थे? बहुत ही एक कह सकते हैं योग्य व्यक्ति थे, थोड़ा मतलब अहंकारी व्यक्ति थे, ये सब व्यक्ति थे इस। ठीक है। लुई 16वां किसी के भी सुनते नहीं थे, अपने मन के करते थे। तो यह जो घटना हो रहा था, इन सभी घटनाओं से जो निचले स्तर के लोग थे वो सब क्या थे? परेशान थे। ठीक है। वो सब क्या थे? परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि उनको टैक्स देना पड़ रहा था। वो अपने राजा से संतुष्ट नहीं थे। यहाँ पे हम लोग बात कर चुके हैं, राजा से संतुष्ट नहीं थे, वो टैक्स देना पड़ रहा था। और इसी में आग में घी का काम डालने, घी का जो होता है काम, वह काम करने का प्रयास किसने किया? तो इस कुछ दार्शनिक लोगों ने किया, जिसमें लेखक थे, विचारक थे, दार्शनिक थे, ये सब थे। ये सब इस छोटे वर्ग के जो लोग थे इसको और गुस्सा भड़काने का प्रयास किए। ठीक है। यही गुस्सा भड़क गया तो लोग फ्रांस की क्रांति की ओर क्या किए? बढ़ गए। ठीक है। राजा को सब लोग गद्दी से हटा दिए,
कौन लोग? वहाँ के सभी जनता एक होकर वहाँ के राजा को, वहाँ के शासक को गद्दी से हटा दिए और इनके खिलाफ विद्रोह कर दिए और इन्हें गद्दी से हटाकर इन्हें क्या कर दिए? फांसी पर चढ़ा दिए। किसे? लुई 16वां को। याद रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं। अगर आपसे पूछ दे तो ये मत कहिएगा कि सर बताए नहीं। लुई 16वां उस समय का शासक था। इसे लोग गद्दी से हटाकर क्या कर दिए? तो फांसी पर चढ़ा दिए और जनता का क्या हो गया? शासन हो गया। यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हो गई। राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और लोकतंत्र की स्थापना हो गई। कब हो गई? तो आप याद रखिएगा 1790 से 91 के बीच क्या हुआ? फ्रांस में क्या हुआ? राजतंत्र का उदय हुआ। ठीक है, लोकतंत्र का उदय हुआ। ठीक है, राजतंत्र की समाप्ति की गई और लोकतंत्र का उदय हुआ। कब से? तो 1790 से 91 के आसपास। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि नेपोलियन कौन है और नेपोलियन का इसमें योगदान क्या था इस क्रांति में। हम लोग क्रांति का स्वरूप देख लिए, अब समझते हैं नेपोलियन कौन है, नेपोलियन का क्या इसमें योगदान है। बहुत बड़ा योगदान है इनका और एक बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं कहीं ना कहीं अपने आप में, यही नेपोलियन है। इनके बारे में आप लोग पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेपोलियन ने 1789 ईस्वी में प्रथम कौंसल का पद संभाला और तब से लेकर 1815 तक यूरोपीय राजनीति पर क्या रहा? छाया रहा। ठीक है, नेपोलियन का जन्म कब हुआ? तो देखिए नेपोलियन का कब हुआ? 1769 में। कहाँ हुआ? तो कोर्सिका द्वीप में हुआ था। सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इसने क्या किया था? इसने सैनिक शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद पाश्चात्य इसकी नियुक्ति साधारण सैनिक के रूप में हुई। ठीक है, यही जो इसने विद्रोह करवाया और विद्रोह लोग किए, इसी सेना में कहीं ना कहीं यह क्या था? सैनिक था एक समय में। इसका हुआ, परंतु अपनी योग्यता के बल पर वो आगे बढ़ गया और 1804 में फ्रांस की गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, फ्रांस की गद्दी पर बैठ गया। इसको घटना को इसको भी हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा थोड़ा सा हिस्ट्री है तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। हिस्ट्री को हम लोग कहानी के माध्यम से समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है ना, हम इधर पूरा स्लाइड बदलते जाएंगे और पढ़ाते जाएंगे लाइन बाय लाइन ना, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। हिस्ट्री को कहानी के माध्यम से समझिए, तब आपको अच्छा लगेगा। समझिए क्या था कहानी। तो जब यूरोप में क्या हुआ, फ्रांस में जब क्या हुआ, तो फ्रांस में तो राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया। यहाँ तक हम लोग समझ गए, कोई डाउट नहीं है। राजतंत्र को समाप्त करके यहाँ लोकतंत्र की स्थापना की गई। ठीक है, लेकिन लोकतंत्र की स्थापना की गई, अपना संविधान बनाया गया, अपना राज्य भाषा बनाया गया, अपना तिरंगा बनाया गया, सब कुछ बनाया गया। राजा का सब कुछ निशान हटा दिया गया और स्वयं अपने राष्ट्र का बनाया गया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन बीतता गया और यहाँ के लोग क्या हुए, तो अपने संविधान के प्रति क्या थे? संतुष्ट नहीं थे। कहाँ के लोग? तो फ्रांस के लोग अपने जो संविधान के प्रति जागरूक कह सकते हैं, संतुष्ट नहीं थे। कुछ अच्छा नहीं बना हुआ था। अपने भारत का संविधान बहुत ही अच्छा है, बहुत ही विस्तृत है, लेकिन जो फ्रांस का संविधान था वो कुछ अच्छा नहीं था। तो इस कारण लोग संतुष्ट नहीं थे और लोग संतुष्ट नहीं थे तो फिर सोचने लगे कि पहले राजतंत्र ही ठीक था, राजा शासन करता था वही ठीक था। समझ गए ना? तो यही देखते देखते फिर नेपोलियन जो है, इस नेपोलियन ने क्या किया, इस नेपोलियन ने लोगों की समस्याओं को पकड़ लिया, लोगों की बातों को समझ गया और इसने क्या बनाया? जन आधार बनाया, लोगों के बीच अपना विश्वास को पाया और उससे विश्वास दिलाया कि फिर से राजतंत्र स्थापित किया जाए और लोग भी चाह रहे थे कि फिर से राजतंत्र स्थापित हो। तो इसने राजतंत्र को फिर न स्थापित किया, लोकतंत्र को समाप्त कर इसने फिर से क्या किया? राजतंत्र को स्थापित किया। कब स्थापित किया? तो 1804 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाए तो जब इसने गद्दी पे बैठा, लोकतंत्र को इसने समाप्त किया और ये गद्दी पर बैठकर राजतंत्र में क्या किया? प्रवेश किया। 1804 से 1815 तक यह गद्दी पर रहता है। ठीक है ना, याद रखिएगा इस बात को। तो फिर से क्या हो गया? फ्रांस में फिर से राजतंत्र का स्थापना हो गया। तो लोगों के लिए बहुत काम भी किया, ऐसा बात नहीं है, बहुत सारे ये बदलाव किए। ठीक है, वहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छे काम किए शुरुआती में।
कुछ नियम लाए थे, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हमारे नोट्स में वो सब जिक्र नहीं है, लेकिन हम बताना चाहते हैं, बहुत ऐसा चीज़ है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। कुछ नियम लाए थे किसने, तो जब ये वहाँ का राजा बना, वहाँ का शासक बना, तो कुछ नियम लाया। नियम क्या लाया, नियम को समझिएगा। अगर आपको MCQ में दे दे तो नियम समझिएगा। एक था नेपोलियन, नेपोलियन क्या था, नेपोलियन कोड, नेपोलियन कोड या फिर नेपोलियन संहिता। आप लोग नोट करते चलिएगा। हम जितना भी बात बिना नोट्स का जो बात बोल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट्स करते चलिएगा, प्लीज़ कॉपी में लिखते जाइएगा। हम धीरे धीरे इसलिए बोल रहे हैं। नेपोलियन कोड, नेपोलियन संहिता या फिर सिविल कोड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो जिसमें इसने क्या किया, 7 या 8 नियमें लाई, ठीक है, 7-8 नियमें लाए, जिसमें जो उस नियम को नेपोलियन कोड, नेपोलियन संहिता या फिर सिविल कोड के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ दे तो प्लीज़ आप लोग जवाब दीजिएगा इसका एग्ज़ाम में। इस नियम में इसने क्या लाया, तो इस नियम में पहले तो सभी लोगों के, अपने राष्ट्र में जितने लोग थे अपने देश के, उन सभी को क्या क्या समानता दिया, मतलब सब इक्वल होंगे, ठीक है। दूसरा बात इसने किया कि इसमें जन्म के स्थान पर किसी को विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे क्या था, पहले क्या था, जन्म के आधार पर, अब राजा का पुत्र है तो राजा बनेगा, ठीक है, इसी को राजतंत्र कहते हैं ना। राजतंत्र किसे कहते हैं, राजतंत्र मतलब वंशानुगत चलता रहेगा कोई भी चीज़, तो इसे समाप्त किया। ये बहुत बड़ा काम किया वहाँ के लोगों के लिए, ऐसा बात नहीं है। सबको समानता दी, सबको क्या किया, जन्म के स्थान पर भेदभाव हटाया। फिर क्या किया, सब किसान का टैक्स माफ़ किया, ठीक है। किसान क्या थे, तो पहले ज़मींदार को टैक्स देते थे और ज़मींदार राजा को टैक्स देते थे, तो बीच में ज़मींदार जो थे वो बहुत सारे चीज़ गोलमाल कर देते थे, घपला कर देते थे। तो ज़मींदार को बीच से हटाकर जो किसान से टैक्स लेता था वो डायरेक्ट राजा स्वयं लेने लगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा डायरेक्ट संपर्क होने लगा राजा और जनता के बीच। ये सब काम कुछ इम्पोर्टेंट है जो किया, ठीक है, राजा नेपोलियन ने। वही बात किया जा रहा है यहाँ पे कि परंतु अपनी योग्यता के बल पर वह आगे बढ़कर 1804 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा, ठीक है। नेपोलियन ने प्रशासन को चुस्त बनाने के उद्देश्य से प्रांत तथा जिलों को फिर से संगठित किया। नेपोलियन ने सभी तरह के बिखरे कानून को संग्रहित किया, जिसे हम लोग एक कोड की रचना देते हैं, जिसे हम नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं। देखिए इम्पॉर्टेंट है, हम अभी बताएं ना, नेपोलियन कोड, नेपोलियन संहिता या फिर सिविल कोड, तीनों में से कोई नाम दे दे, आप कंफ्यूज मत होइएगा, सेम नाम है, ठीक है ना। तो हम लोग आज समझें क्या, आज हम लोग रिवाइज एक बार कर लेते हैं। आज हम लोग क्या क्या समझें। सबसे पहले हम लोग समझें कि यूरोप क्या है, यूरोप कहाँ है, इस चीज़ को समझें। तो यूरोप कहाँ पे है, इस बात को पूरा हम लोग समझें। उसके बाद हम लोग समझें राष्ट्रवाद वास्तविक में क्या है, ठीक है, राष्ट्रवाद वास्तविक में क्या है, इसे हम लोग समझें। देखिए पीछे कितना ज़्यादा विद्रोह हो रहा है, देखिए आप इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं। दूसरा चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये जो किला है यह एक बहुत ऐतिहासिक किला है, बास्तिल का किला, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग समझें कि राष्ट्र क्या है, राष्ट्रवाद समझें, राष्ट्र क्या है। फ्रांसीसी एक दार्शनिक है, इनके बारे में समझें कि ये राष्ट्रवाद के बारे में क्या बोलते हैं, इनके विचार को हम लोग समझें। इस विचार को आप लोग कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। फ्रांस में राष्ट्रवाद की क्या उत्पन्न होने का कारण था, इस बात को हम लोग समझें। फ्रांसीसी क्रांति हम लोग समझें क्यों का हुआ, नेपोलियन के योगदान को समझें। इन सभी बातों को आज हम लोग समझे हैं। कल हम लोग नेपोलियन के और आगे हम लोग बात को समझेंगे और आगे वियना कांग्रेस सम्मेलन, इन सभी चीज़ को समझेंगे। तो आपका थोड़ा सा यह चैप्टर का बड़ा है, बुक में यह 32 पेज का, लगभग 32 पेज में है। तो थोड़ा सा हम शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आपको, और फिर भी एक समझ होने के लिए, एक बेहतर समझ होने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग क्लास चलेगा। तो प्लीज़ आप लोग घबराइएगा नहीं, थोड़ा छोटा छोटा पार्ट में इसको हम कर रहे हैं इसलिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि अधिकतर होता है ना कि सब चैप्टर बच्चे पढ़ लेते हैं, सब बुक पढ़ लेते हैं, लेकिन ये जो हिस्ट्री है थोड़ा सा पेचीदा सब्जेक्ट है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको आसान से आसान शब्दों में समझाएं। कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर हम समझाने में कोई चीज़ कमी रखे हों तो कमेंट कर बताइएगा, हम प्रयास करेंगे कि फिर से समझा दें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको जानकारी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पढ़ते रहिए और आगे इसी तरह से बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।